पोटेंशियल। बच्चे इसका सिंबल होता है V। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी whose SI unit is joule per kg. Its SI unit is joule per kg. Write down definition. It is the work done in bringing a test mass. Test mass मतलब 1 kg mass. It is the work done in bringing test mass from infinity to a point. From infinity to a point in the gravitational field of another mass. It is the work done in bringing a test mass from infinity to a point in the gravitational field of another mass without acceleration. Without acceleration. देखिए बच्चे, this is a mass and this is the infinity. What gravitational potential is? आप चाहते हो कि आप इस मास की प्रेजेंस में एक 1 kg का एज्यूम्ड मास, एक 1 kg का मास इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आओ। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस r। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस r। तो ऐसा करने में जो वर्क डन होगा 1 kg के मास को इंफिनिटी से इस p पॉइंट लाने तक का जो वर्क डन होगा, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। That work done is gravitation potential. तो यही डेफिनेशन है। It is a work done in bringing a test mass from infinity to a point in the field of another mass without acceleration. Why without acceleration बच्चे? हो क्या रहे? Let's suppose अभी ये 1 kg का मास रास्ते में है और ये dx डिस्प्लेसमेंट करते हुए इस तरफ आ रहा है, ठीक है। This 1 kg mass is moving toward the smaller mass, ठीक है। This 1 kg mass is moving toward the small m mass. इस पर फोर्स भी इस तरफ लग रही है। जो फोर्स 1 kg के मास में लगती थी इसका सिंबल क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E। E क्या था बच्चे? फोर्स ऑन 1 kg मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये फोर्स ही है, लेकिन वह टेस्ट मास पर। टेस्ट मास में जो फोर्स लगती थी उसका सिंबल क्या था बच्चे? E। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, ये फोर्स भी इस तरफ है। तो हो क्या रहा है? ये फोर्स इसे अपनी तरफ खींचेगी, अपने आप ही आ जाएगा। ये अगर किसी 1 kg के मास को फोर्स इस तरफ खींचे तो अपने आप भाग के आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर इस पे फोर्स लगेगी तो F इक्वल टू m में फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। अगर फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। तो मुझे ये इसीलिए वर्क डन करना पड़ता है ताकि ये एक्सेलरेट ना करे। मुझे इस पे इस तरफ फोर्स लगानी पड़ती है, मुझे इस पर इस तरफ फोर्स लगानी पड़ती है ताकि एक्सेलरेट ना करे। तो वही वर्क डन क्या होता है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल। मुझे इसे रोक के लाना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। इसीलिए लास्ट वर्ड क्या लिखा है बच्चे? ग्रेविटेशन विदाउट एक्सेलरेशन। वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है बच्चे मुझे? ताकि ये धीरे धीरे आए, भाग के ना जाए इसके पास, धीरे धीरे कर आए, ठीक है। तो विदाउट एक्सेलरेशन, इसलिए यहां पर हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस होता है ना। तो यहां पर जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। यहां जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है बच्चे। एंड डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है, तो यहां पर थीटा कितना चल रहा है? 0 डिग्री। इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स कॉस 0, कॉस 0 होता है 1। फोर्स कितनी लगेगी? जी m1 m2 तो 1 kg का है, अपॉन में x² dx, ठीक है। लिमिट व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ पोजीशन? इंफिनिटी। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? इनिशियल वैल्यू इज इंफिनिटी, फाइनल पोजीशन इज इंफिनिटी, फाइनल पोजीशन इज r, ठीक है। तो लिमिट इज इंफिनिटी टू r, लिमिट इज इंफिनिटी टू r। तो यहां पर आ जाएगा gm कॉमन आ गया, इंटीग्रल ऑफ इंफिनिटी से r ds बाय x²। अब 1 बाय x² का इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर -2 dx। तो x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 -1 अपॉन x, ठीक है।
तो ये आ जाएगा -1/x, इसे पुट कर दीजिए। यही जो वर्क डन है वही ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू GM 1/x² का इंटीग्रल -1/x इन्फिनिटी से r -GM 1/x इन्फिनिटी से r -GM अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -GM/r -GM/r। ठीक है, तो इंफिनिटी से 1 kg के मास को, यूनिट मास को किसी पॉइंट P तक डिस्टेंस में लाने में जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दैट वर्क डन इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। एनीबडी एनी डाउट कैन आस्क, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो ही और शी कैन आस्क। नेक्स्ट टर्म इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Gravitational potential energy symbol is U. It is again a scalar quantity. SI unit is joule. SI unit is joule. बच्चे सेम चीज है, लेकिन टेस्ट मास तो एक हमारा एज्यूम्ड मास होता है। अगर मैं प्रैक्टिकली किसी मास को लेकर आ रहा हूं, सपोज ये M1 है, ये M2 है, तो जो वर्क डन होगा वही इस M2 मास को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में, उस M2 मास को इंफिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। वहां ग्रेविटेशन पोटेंशियल में M2 जो था वो 1 kg का एज्यूम्ड था, लेकिन जरूरी थोड़ी M2 1 kg हो। ठीक है, तो इट इज अ वर्क डन, यहाँ पर M2 मास को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। बस फॉर्मूले में यहाँ इतना अंतर आ जाएगा, यहाँ फोर्स लगेगा, और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, GM1M2, 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 सिंबल U हो गया, GM1M2, 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 दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए बच्चे, इट इज अ वर्क डन, it is a work done in bringing a mass from infinity to a point it is a work done in bringing a test mass, it is a work done in bringing a mass, test नहीं, it is a work done in bringing a mass, test वर्ड हटा दो बस, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। it is a work done in bringing a mass from infinity to a point, from infinity to a point, it is a work done in bringing a mass from infinity to a point in the gravitational field of another mass without acceleration, in the gravitational field of another mass without acceleration।
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होती है माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। किसी को डाउट है बच्चे? इज इट क्लियर? अमन समझ आ गया बच्चे? गुड। गौरीशा, इज इट क्लियर? गुड। तो हाँ बच्चे, हाँ कुछ सब कुछ आ रहा है। रिलेशन बिटवीन work done in moving a mass and potential energy, work done in moving a mass and potential energy। देखिए बच्चे, ये m1 मास सपोज फिक्स है, ये m1 मास सपोज फिक्स है, एंड यू आर मूविंग अ m2 मास फ्रॉम a to b, यू आर मूविंग अ m2 मास फ्रॉम a to b। तो वर्क डन यहां पर कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। वर्क डन कितना होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इनिशियल पोटेंशियल। In such questions, work done is equal to change in potential energy, final potential energy minus में initial potential energy। For example, question है find work done in moving 2m mass from A to C in square of edge length A having 3m mass at center। ये आपकी फिगर है ए बी सी डी, सेंटर पे 3m मास है, ये फिक्स है। आप चाहते हो एक 2m मास को कहां से कहां ले जाना? ए टू सी ले जाना। एक 2m मास है, इसको आप ए से सी ले जाना चाहते हो। ठीक है, तो हाउ विल यू स्टार्ट बच्चे? इन सच क्वेश्चंस वर्क डन विल बी हाउ मच? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन विल बी हाउ मच? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या है बच्चे? ये वाला पार्टिकल तो फिक्स है, ओ वाला। फाइनली पार्टिकल सी पोजीशन पर है। पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज एट सी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज एट ए। तो जब ये 2m मास का पार्टिकल सी पर है, तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी m1 m2 बाय, लेट सपोज दिस डिस्टेंस टू बी x। ठीक है, माइनस व्हेन द 2m मास पार्टिकल इज एट ए, जब ये पार्टिकल ए पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चे? माइनस जी m1 m2 बाय, अगेन सिंस इट इज स्क्वायर तो जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर जीरो। आंसर विल बी जीरो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ फिक्स चार्ज या इन प्रेजेंस ऑफ फिक्स चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ए पर अगर ये 2m मास का चार्ज ए पर था तो इनके बीच का पोटेंशियल माइनस जी एम वन एम टू बाई आर था, और जब ये सी पे चला गया तो इनके बीच का पोटेंशियल जो कि माइनस जी थ्री एम टू एम बाई एक्स, दोनों में जगह पोटेंशियल जी सेम है, तो वर्क डन कितना आएगा बच्चे? जीरो। वर्क डन कितना आएगा बच्चे? जीरो। हो गया बच्चे? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस या वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम एक ही बात होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस या वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम आर द सेम थिंग। वर्क डन इन मेकिंग सिस्टम, वर्क डन इन moving charges, moving masses, work done in moving masses infinite distance apart, infinite distance apart, या ब्रेकिंग सिस्टम, या ब्रेकिंग सिस्टम, ये होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। ये होता है बच्चे माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। देयर इज अ क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी, यू चेक वैल्यू योरसेल्फ। पहले मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चे। लेट सपोज ये ट्राइंगल है, इट इज एन इक्विलर ट्राइंगल ऑफ एज लेंथ ए। यहां पर ए पॉइंट ए बी सी, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है। यहां पर 2m मास है, यहां पर 3m मास है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये क्वेश्चन है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब है वर्क डन इन मेकिंग सिस्टम। वर्क डन कैसे करना है? हम सारे मास को कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। सारे मास को कहां से लेकर आते हैं? इन्फिनिटी से। तो जब आप पहले मास को लेकर आए m को, तो कोई और मास प्रेजेंट नहीं था। जब मैं a मास को लेकर आया हूं इन्फिनिटी से, तो और कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग a जीरो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग a कितना रहा होगा? जीरो। आप a किसी को भी मान सकते हो। फिर मैं सपोज b को लेकर आया 2m को, फिर मैं सपोज b को लेकर आया तो a हुआ है। जब मैं जब मैं b को लेकर आ रहा हूं तो a ऑलरेडी आया हुआ है, a ऑलरेडी आया हुआ है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग b विल बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस जी m1 m2 बाय r। वर्क डन इन ब्रिंगिंग b विल बी इक्वल टू हाउ मच?
माइनस जी m1 m2 by r, yes or no? Work done in bringing b will be minus g m1 m2 by r. जब मैं c को लेकर आ रहा हूं तो a और b दोनों प्रेजेंट है। जब मैं c पर 3m मास को लेकर आ रहा हूं तो a और b दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों के वर्क डन होंगे, a का भी होगा और b का भी होगा। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा इन बिगिनिंग सी, a की वजह से माइनस जी एम 3m बाय ए, माइनस जी एम 3m बाय ए, एंड b की वजह से कितना हो जाएगा माइनस जी 2m 3m बाय ए, माइनस जी 2m 3m बाय ए। तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, नेट वर्क डन सबको ऐड कर दो, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। नेट वर्क डन के लिए बच्चे तीनों को ऐड कर दो, जो नेट वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। नेट वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम जो होता है वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड कर दो, दैट विल बी द आंसर। आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर है, वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। एक एक करके मास लेके आइए इनफिनिटी से। पहले मास को लाएंगे तो हमेशा वर्क डन 0 रहेगा, जब दूसरे मास को लेकर आएंगे तो पहले की वजह से वर्क डन होगा, जब थर्ड मास को लेकर आएंगे तो पहला और दूसरा दोनों वर्क डन करेंगे। अगर फोर्थ मास भी होता तो पहला दूसरा तीसरा तीनों वर्क डन करते। तो आपकी एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन है स्क्वायर की शेप में। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ये ए पार्ट है, ये स्क्वायर दे रखा है ए बी सी डी, इसके चारों वर्टेक्स पे एम मास रखा हुआ है। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसका ये सेंटर ओ है, बी पार्ट है, समझिए हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क हैज टू बी डन इन प्लेसिंग मास एम नॉट एट सेंटर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क हैज टू बी डन, धीरे धीरे करिए इसे, पहले ए पार्ट करिए, इन प्लेसिंग मास एम नॉट एट सेंटर। How much extra work has to be done in placing mass m naught at center? चैट में चैट तो एम्प्टी है, आपने जो मोबाइल लगा हुआ उस पर भेजा होगा, बच्चे दूसरे वाले पे भेजो जो होस्ट है।
फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। भाई बच्चे स्टेप हमारे सेम है। पहले नहीं बच्चे, कुछ गड़बड़ है। देखिए बच्चे, पहले पार्ट में पहले मैं ए को लेकर आया तो कोई और पार्टिकल नहीं है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए विल बी 0। जब मैं बी को लेकर आया, सिस्टम बनाओ एक एक करके, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग बी माइनस जी m1 m2 बाय ए। जब मैं सी को लेकर आया तो ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो बी की वजह से कितना होगा? माइनस जी m1 m2 बाय ए। ए की वजह से कितना होगा? a√2 डिस्टेंस है बच्चे, आपने इसका ध्यान नहीं दिया, प्लस माइनस जी m1 m2 बाय a√2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मासेस के बीच की दूरी a√2 है। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग डी, जब आप डी को लेके आ रहे हो तो ए की वजह से कितना होगा? माइनस जी m1 m2 बाय ए। सी की वजह से कितना होगा? माइनस जी m1 m2 बाय ए। और बी की वजह से, बी से दूरी कितनी है इसकी? a√2। ठीक है, माइनस जी m1 m2 बाय a√2। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? इन सबका सम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? इन सबका सम। WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD। ठीक है, WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD, इन सबके वर्क डन को ऐड कर दो, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, बी पार्ट। अब आप चाहते हो, या तो क्वेश्चन में ये पूछता है कि पोटेंशियल एट ओ कितना है, तो इन दैट केस 1 kg का मास मान लो ऊपर, है ना। अगर वो पूछता फाइंड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ओ, तो जहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना होता है, देयर वी myself assume ourselves assume that there is 1 kg मास प्रेजेंट। लेकिन अगर मुझे, हाँ टेस्ट मास, यहां तो उसने दे रखा है कि यहां पर m0 मास रखना है, तो इस पर चारों की वजह से वर्क डन होगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ओ इज इक्वल टू ए की वजह से, सपोज इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, तो माइनस जी m0 बाय एक्स प्लस इसकी वजह से माइनस जी m0 बाय एक्स, इसकी वजह से भी सेम माइनस जी m0 बाय एक्स प्लस माइनस जी m0 बाय एक्स, चारों की सेम होगा, -4 टाइम्स ऑफ जी m0 बाय एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? ये पूरा डिस्टेंस a√2 है। हाँ, एक्स कितना हो जाएगा? a√2/2। इसका हाफ है ना एक्स, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए बस, माइनस, हाँ ये आ जाएगा a√2/2 यानी कि a/√2, ये आ जाएगा 8 g m0 बाय a√2। बाकी अभी कैलकुलेशन है। दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है। क्लियर है? एनीबॉडी एनी डाउट कैन आस्क। किसी बच्चे को लगता है कि थोड़ा अलग नहीं समझ आया, तो ही और शी कैन आस्क। नहीं नहीं, अगर पोटेंशियल पूछा है, फाइंड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इन, तो अब m0 की वैल्यू 1 kg होगी। लेकिन अदरवाइज कुछ भी हो सकती है। उसने यहाँ तो मैंने वर्क डन पूछा है ना, वर्क डन में तो कुछ भी m0 कैन हैव एनी वैल्यू। To find work done, m0 can have any value, and to find the gravitation potential, m0 has to be 1 kg। ठीक है, that is next heading, satellite।
सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है बच्चे? ये एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो कंपैरेटिवली हैवियर हेवनली बॉडी के चारों तरफ घूमती है. इट इज द हेवनली बॉडी, it is heavenly body which revolve around another heavier heavenly body, which revolve around another heavier heavenly body. ठीक है, जो अपने से भारी चीज के चारों तरफ घूमती है. जैसे अर्थ द सैटेलाइट ऑफ मून, अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ सन. अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है. मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो अर्थ सन की सैटेलाइट है. मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ठीक है, मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अर्थ सन की सैटेलाइट है, मून अर्थ की सैटेलाइट है. दोनों एक दूसरे की सैटेलाइट है. अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ सन, मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ठीक है, इसमें पहली टर्म आती है बच्चे ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट. बच्चे ये अर्थ है ऑफ मास m रेडियस r, अर्थ ऑफ मास m रेडियस r. इससे सब कुछ हाइट पर एक सैटेलाइट घूम रही है. ठीक है, मून ले लो या कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. ठीक है, ऑफ मास m नॉट विद स्पीड v नॉट. इससे h हाइट पर कोई सैटेलाइट घूम रही है ऑफ मास m नॉट विद स्पीड v नॉट. तो बच्चे कोई भी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से घूमती है उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं इट इज अ सैटेलाइट, इट इज द वेलोसिटी with which satellite revolves in its orbit. It is the velocity with which satellite revolves in its orbit. It is the velocity with which satellite revolves in its orbit. जिस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूमती है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. अब सैटेलाइट गोल घूमने के लिए कौन सी फोर्स कौन नेसेसरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है then it is definitely experiencing the centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर हो क्या रहा है? इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? सैटेलाइट को अर्थ. ये जो प्लैनेट है अट्रैक्ट कर रहा होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. This gravitational force is acting like the centripetal force. Yeah, this gravitational force is providing the necessary centripetal force for circular motion. This here gravitational force acts like centripetal force. तभी तो घूमेगी. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगी तो कोई भी बॉडी गोल नहीं घूम सकती. गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है. गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है. यहाँ पर जो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स यहाँ कौन सी एक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. तो यहाँ पर Gm1 सेंट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है? Gm1 m2 by r square. Let's suppose this distance to be smaller. Gm1 m, हाँ, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है? mv square by r.
मास ऑफ सैटेलाइट से मास ऑफ सैटेलाइट कट गया, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर। डायग्राम में देख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच इज इक्वल टू अंडर रूट में जी एम बाय आर प्लस एच। So here you can write orbital velocity is independent of mass of satellite. क्यों? हाइट तो अलग अलग हो सकती है। अगर सेम डिस्टेंस पर है तभी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगी, एच तो अलग अलग होता है। अगर एक प्लैनेट की एक से ज्यादा सैटेलाइट है तो उनका एच तो अलग अलग होगा ना। इसका एच कुछ कम हाइट पे होती है, कुछ ज्यादा हाइट पे होती है, सबका एच अलग अलग होता है, तो सबका एच अलग अलग है। एच अलग होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, हर सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी भी अलग अलग होती है, ठीक है बच्चे, हर सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग अलग होती है। नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, हाँ भाई, एस्केप वेलोसिटी बच्चे ये मार्कर है, इसको मैंने ऐसे उछाला नीचे आ गया, और तेज उछाला और हाइट पे जाएगा, और तेज उछालूंगा और हाइट पे जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वापिस ही ना आए। ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी से नीचे खींच रही है। अगर मैं इतनी तेज फेंक दूं कि अर्थ की ग्रेविटी से वापिस ना खींच पाए तो या अर्थ की ग्रेविटी से मिल के बाहर चला जाएगा। उसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि मैं अर्थ के सरफेस से कम कितनी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूं, कम से कम कितनी वेलोसिटी से, सो दैट वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला जाए, लौट के वापस ना आए। इफ आई थ्रो द ऑब्जेक्ट विद 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द अर्थ, तो ये अर्थ में लौट के वापस नहीं आएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अगर मैं इस पेन को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हवा में फेंक दूंगा तो ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, VE, it is the minimum velocity with which satellite must be projected from surface of earth so that it just escape from earth gravitational field, so that it just escape from the earth gravitational field, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाए, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाए। It is the minimum velocity with which satellite must be projected from the surface of Earth so that it just escape from the Earth gravitational field, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां पर हो क्या रहा है, ये सपोज अर्थ है, आपको एक सैटेलाइट को यहां से प्रोजेक्ट करना है कुछ वेलोसिटी से, ये सपोज अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज है कि इसके बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की एक रेंज है जहां तक सन दूसरे प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन
एक लिमिट के बाद हर बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज कितनी होती है? 0। तो मैं इसे यहीं से पार बाहर फेंकना चाहता हूँ, वो इस जस्ट ए से चले और बी पॉइंट पे पहुंच जाए, चाहे यहां जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो बाय लॉ, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप लगा सकते हो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ए पॉइंट पर कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी ई का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? प्लस माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी पे चाहे जाके चाहे वो रुक जाए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर फेंकना है, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है ना, मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, कम से कम कितनी से फेंकूं वो जस्ट बाहर निकल जाए, चाहे वहां जाके रुक जाए। तो बी पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 ले लो, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है ही क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला गया। यहां से आप निकालेंगे हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर, स्मॉल एम से स्मॉल है, फिर मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो गया। ये पेन है या पत्थर, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं किसी भी चीज को 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकूंगा तो बाहर निकल जाएगा। वीई आ जाएगा अंडर रूट जी एम बाय 2 जी एम बाय आर। एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता बच्चे, ठीक है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी निकालते हो इसे इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, बच्चे स्मॉल जी होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, लेट टू बी इक्वेशन 1, ठीक है। तो जी आर इज इक्वल टू जी एम बाय आर, पुट इन 1, पुट इन 1, एस के वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट 2, इस जी एम बाय आर की जगह आपने जी आर पुट कर सकते हैं। तो किसी भी प्लैनेट की या सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी इतनी होती है अंडर रूट 2 जी आर। आप इसमें अर्थ का रेडियस और स्मॉल जी पुट करके देखिए, आंसर आएगा 11,200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज नियरली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड।